चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक टोटल 4 मेटल्स देखे हैं। वो कौन से 4 मेटल्स हैं? हमने सबसे पहले आयरन ओर कहाँ-कहाँ मिलता है भारत में, वो हमने देख लिया है। आयरन के साथ-साथ बॉक्साइट कहाँ मिलता है, हमने वो भी देख लिया है। बॉक्साइट के बाद हमने कॉपर देख लिया है। बॉक्साइट के बाद हमने कॉपर भी देख लिया है और मैंगनीज़ देख लिया है। 4 मेजर एलिमेंट हमारे खत्म हो गए। ठीक है? अब बच जाते हैं कुछ छोटे-मोटे जिनसे क्वेश्चन नहीं आते, जैसे ज़िंक, सिल्वर, गोल्ड, इनसे क्वेश्चन नहीं आएँगे। तो इनको मैं नॉन मेटल्स के बाद कराऊँगा। आज हम पहले नॉन मेटल्स की तरफ जाएँगे। ठीक है? तो हेडिंग डालिए नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, अधातु। और नॉन मेटल्स में भी जो पहला नॉन मेटल हमको पढ़ना है वो है माइका। जैसे हिंदी में अभ्रक कहा जाता है, माइका हमको पढ़ना है। रिवाइज कितने लोगों ने कर लिया है कल का जो अपन ने पढ़ा था? एक होमवर्क दिया था आपको, कर किया आप लोगों ने वो होमवर्क? कहा था कि लिख लेना उसको एक बार, नहीं तो सब भूल जाओगे। नाम मुश्किल नहीं है, नाम बस आपकी पहचान में नहीं है, प्रॉब्लम ये है। कौन कौन से नाम हमने देखे थे, चलो एक बार यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम आयरन देखने गए थे, तो आयरन में हमने देखा था बादाम पहाड़। एक ही लाइन में बना दे रहा हूँ मैं। उसके बाद हमने देखा था क्योंजार और मयूरभंज। कर्नाटका में हमने कुंद्रेमुख, बाबा बुदान, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, ये देखे थे। फिर उसके बाद हम छत्तीसगढ़ आए थे, तो हमने देखा था दुर्ग, उसके बाद दल्ली राजहर और बेलाडिला। तमिलनाडु में सालिम, यहाँ पे लोहारडांगा, सिंहभूम, हजारीबाग, ये आयरन के थे। उसके बाद अपन ने देखे थे मैग्नीज के, तो हमने बताया था मैग्नीज इसका पड़ोसी है, तो सब कुछ बाजू में मिलेगा। तो हमने देखा था यहाँ पे सुंदरगढ़, बोलनगीर, कोरापुट और कालाहांडी। तो यहाँ पे आए थे तो हमने देखा था शिवमोगा, चित्रदुर्ग। यहाँ नीचे जाने पे तुरमूर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है थोड़ा सा, ऊपर जाने पे बिलेरी में मिल जाता है। उसके बाद मैग्नीज ऊपर आए थे तो मैग्नीज हमको यहाँ भी मिल रहा था, पलामू में। पलामू में हमको मैग्नीज मिल रहा था। मैग्नीज हमको बालाघाट और हमारे छिंदवाड़ा में मिल रहा था। और जब महाराष्ट्र में गए थे तो रत्नागिरी में, नागपुर में और भंडारा में मैग्नीज मिल रहा था। कॉपर हमने देखा था कि कॉपर जो है वो इन सभी से अलग है। तो कॉपर ज़्यादातर राजस्थान में मिलता है, अलवर, अजमेर, जयपुर, भिलवाड़ा, यहाँ पे कॉपर ज़्यादातर यहाँ मिल रहा था। एमपी में मिल रहा था कॉपर हमको, कहाँ पे? बालाघाट और बैतूल में। कॉपर हमको इस साइड में कमी मिल रहा था, कॉपर मिली यही 2 जगह थी, और बाकी कॉपर हमको मिल रहा था सिंहभूम, पलामू, इन जगहों पे जो कॉपर की माइंस हमने देखी थी। और लास्ट में हमने देखा था बॉक्साइट, जिसका हमने बताया था कि भाई बॉक्साइट जो होता है वो पानी वाली जगहों पे ज़्यादा मिलता है। तो उड़ीसा में मिल रहा था, इन्हीं चारों जगहों पे बॉक्साइट था। एमपी में मिल रहा था, इन्हीं जगहों पे बिल्कुल जबलपुर में बॉक्साइट मिल रहा था, बिल्कुल सही। तो ये हमने कल देखा था। मेजर मेजर जगहें हमको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे इंडस्ट्रीज लगेंगी। आज हम देखने जा रहे हैं माइका। किसका माइका? माइका एक मेटल है, वो नॉन मेटल है। माइका का यूज़ क्या है? माइका असल में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में प्रयोग होता है। माइका एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इंसुलेटर वो चीज़ होती है जो बिजली को एब्जॉर्ब नहीं करती, या बिजली उसमें कंडक्ट नहीं हो सकती। ठीक है? तो लिखिए माइका में, माइका इज एन इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। अभ्रक कहते हैं इसको, अभ्रक। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इट इज एन इंसुलेटर, इसका बिजली उद्योग में प्रयोग होता है। यह एक कुचालक है। इट इज एन इंसुलेटर, यह एक कुचालक है। इट इज एन इंसुलेटर। इट कैन विथस्टैंड, इट कैन विथस्टैंड हाई वोल्टेज, यह अत्यधिक वोल्टेज एवं हाई वोल्टेज एंड हैज लो पावर लॉस्ट
लो पावर लॉस कैपेसिटी। तीनों पॉइंट को समझेंगे। पहला कि ये बिजली उद्योग में प्रयोग होता है। बिजली उद्योग में कहाँ प्रयोग होता है? जो तारें वगैरह बनाई जाती हैं, तो अंदर तो उसके मेटल होता है, जैसे कॉपर वगैरह होता है अंदर। कभी तार को छील के देखोगे तो अंदर से कॉपर निकलता है, या एल्यूमिनियम की तारें होती हैं। लेकिन ऊपर का जो प्लास्टिक होता है वो असल में माइका जैसी चीज़ों से बनाया जाता है। रबर, माइका। माइका का प्रयोग जो घरों में आप, ये आपके घरों में प्लग लगे होंगे, तो ये प्लग की जो सफ़ेद वाली लाइनिंग होती है, इसमें भी माइका का यूज़ होता है। माइका का काम होता है, या माइका का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने कभी हाई वोल्टेज दे दिया, कभी अचानक से वोल्टेज तेज़ हो गया, बिजली बहुत तेज़ आ गई, तो इतनी तेज़ बिजली में भी माइका को कुछ नहीं होता। और ये भी नहीं है कि अगर हम माइका से बिजली को निकालें, तो बहुत सारी बिजली वेस्ट हो जाए। मतलब बिजली वेस्ट भी कम होती है, और साथ ही साथ यह ज़्यादा और कम बिजली दोनों में अपना काम बेहतर तरीके से कर सकता है। ये सबसे पहली बात माइका की समझ में आई क्या? माइका की ये बात समझ में आई क्या? बढ़िया। चलिए, अब इंडिया में माइका कहाँ-कहाँ मिलता है, पहले इस मैप को देखिए तो आपको मैप में समझ में आएँगी चीज़ें। सबसे पहले देखिए, सबसे ज़्यादा जो माइका मिलता है, वो मिलता है आंध्र प्रदेश में। आप डार्कनेस से देख पा रहे होंगे कि माइका दुनिया में सब जो इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका कहाँ पे मिलता है। आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा माइका आंध्र प्रदेश में मिलता है। ये आंध्र प्रदेश का जो स्टेट है, आपको डार्कनेस से पता चल रहा होगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा माइका मिलता है। आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, तीसरे नंबर पे आता है आपका बिहार, और चौथे पे आता है झारखंड। चौथे पे आता है झारखंड। बिहार और झारखंड में लगभग लगभग एक बराबर ही माइका मिलता है, और इसीलिए ये हम कहते हैं, ये प्रोड्यूसर की बात हो रही है। सबसे ज्यादा माइका प्रोड्यूस कौन करता है? बात समझ में आई? तो अब कुछ जगहें आंध्र प्रदेश में होंगी जहां माइका बहुत अच्छा मिलता होगा, कुछ जगहें राजस्थान में होंगी जहां माइका बहुत अच्छा मिलता होगा, कुछ जगहें झारखंड में होंगी जहां माइका बहुत अच्छा मिलता होगा। हमने कल बताया था कि नाम ज्यादातर जगहों पे नाम रिपीट होते हैं, तो यहाँ भी नाम रिपीट होंगे। जैसे माइका में लिखेंगे इन आंध्र प्रदेश, इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में they are present in large quantity, they are present in large quantity। एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश की दो तीन साइट्स के नाम लिखेंगे, जैसे नेल्लोर, नेल्लोर, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, एंड वेस्ट गोदावरी, एंड वेस्ट गोदावरी। इन राजस्थान, राजस्थान में अजमेर, देखो नाम रिपीट होने लगे ना, अजमेर कल भी देखा था, भीलवाड़ा कल भी देखा था, जयपुर कल भी देखा था। तो नाम रिपीट होते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एक ही जगह पे कंसंट्रेट करती हैं, एक ही जगह पे संकुचित होती हैं। इन झारखंड, कोडरमा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नेम? ये कोडरमा नाम की वैल्यू क्या है? कोडरमा इज द लार्जेस्ट माइका माइन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी खदान है। तो इसका क्या ये मतलब होगा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा माइका निकालते होंगे? जी जी सुहानी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग तो आ ही रही है बेटा, यूट्यूब पे पूरा रिसोर्सेज के तीनों लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे। कोडरमा लार्जेस्ट माइन है इन द वर्ल्ड में, तो क्या इसका ये मतलब निकल आता है क्या कि जो कोडरमा है वहीं पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता होगा? हम आपसे कह रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी है, या ऐसा ऐसा नहीं मानो, ऐसा मान लो कि हम कह रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज विराट कोहली है,
सबसे बड़ा बल्लेबाज। तो इसका क्या ये मतलब होगा कि सबसे ज्यादा आईपीएल विराट कोहली ने जीते होंगे? कोई नहीं बोलेगा कि दुखती डगो वो उस पर हाथ रख दिया। दुखती नब्ज पे हाथ नहीं रखा है। हम सब आपसे पूछ रहे हैं, साइज में बड़ी है, प्रोडक्शन में ये फिर भी कम है। ठीक है, प्रोडक्शन में ये कम है, साइज में जरूर ये बड़ी है। इन बिहार। अच्छा, झारखंड में एक ही लिखी है, एक और लिख लो। हजारीबाग और सिंहभूम। हजारीबाग, सिंहभूम, ये सब नाम हम पहले भी देख चुके हैं। बिहार में एक ही नाम है, भागलपुर। लेकिन ऐसे लिखने में क्लैरिटी नहीं आती। मैं चाहता तो आपको कल के भी सारे नोट्स ऐसे ही दे सकता था, लेकिन ये नोट्स आपको किसी भी हालत में क्लैरिटी नहीं देंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और इसीलिए हमको मैप की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि बिना मैप के हम कितनी जगहों पे, आप खुद बताओ, आप कितनी जगहों पे बार बार एटलस निकालोगे और बार बार देखोगे। जो मैप मैं आपको बनवा रहा हूँ वो आपके लिए है भी नहीं, लेकिन वो मैप हम इसीलिए बना रहे हैं सिर्फ कि जब भी हम कॉपी खोलेंगे तो हमारे पास एक ही कॉपी में सब कुछ अवेलेबल होगा, बार बार हमको ओपन करके नहीं देखना पड़ेगा। आइए जल्दी से मैप बनाते हैं, इंडिया का एक मैप बनाएंगे। आज हमारी मार्कशीट आ गई यूपीएससी की। कट ऑफ से 3 नंबर ऊपर हैं हम, जो 75 कट ऑफ गया था। तो हमारा जीएस का स्कोर 78 है। टेस्ट सीरीज या जब कोचिंग वालों से चेक किया था तो वो 90 के आसपास था, लेकिन अभी यूपीएससी की मार्कशीट आई है, मैं भेजूंगा ग्रुप में, तो उसमें स्कोर 78 है। और सी सेट बेचारा फिर धोखेबाजी करके 54 पे अटक गया है। तो बिना रिजर्वेशन के पास हो जाते हैं जीएस में, बिना ईडब्ल्यूएस लगाए, लेकिन किस्मत का खेल है, या प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। तो आप लोग ये गलती ना करें, हमसे सीखें थोड़ा। सबसे पहले देखें, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, नीचे की तरफ नेल्लोर, और ऊपर की तरफ विशाखापट्टनम। नेल्लोर और विशाखापट्टनम। झारखंड आइए, झारखंड में 1 और 2, कोडरमा, जो विश्व की सबसे बड़ी खदान है, और दूसरा सिंहभूम। राजस्थान में अजमेर, जहाँ पे अजमेर शरीफ की दरगाह भी है। नीचे तरफ भिलवाड़ा। और बिहार में भागलपुर। ये हैं माइका रिसोर्सेज इन इंडिया। भारत में माइका के संसाधन, माइका रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में माइका के संसाधन। बन जाए मैप तो मुझे थम्स अप दें। बन गया। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि आयरन की 4 ओर होती हैं, उन चारों ओर का नाम क्या है? चारों ओर का नाम क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये हमने पहले दिन पढ़ा था। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम की ओर को बॉक्साइट कहा जाता है, और उसी प्रकार से माइका की ओर के भी 3 नाम हैं। मैं ये जनरली नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन यूपीएससी पिछले साल एक ओर का नाम पूछ चुका है कि टाइटेनियम की ओर को क्या कहते हैं। उसने पूछा था इल्मेनाइट किसकी ओर है, तो वो टाइटेनियम की ओर थी। तो हम तो ऑप्शनल वाले थे, तो हमको तो बन गया, लेकिन जो जीएस वाले होंगे फिर उनको पढ़ने में दिक्कत आएगी। माइका की जो ओर्स हैं, 3 ओर है माइका की। पहली का नाम है मस्कोवाइट, मस्कोवाइट। दूसरी का नाम है बायोटाइट, और तीसरी का नाम है फ्लैगोपाइट।
इनके बारे में और कुछ नहीं जानना है, ये सिर्फ नाम है, एक बार पढ़ लो, कभी अगर सामना हो जाए तो ऑप्शंस देख के भी पता चल जाएगा कि ये किसकी ओर है। आइए नेक्स्ट मैप जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हेडिंग डालेंगे लाइमस्टोन। हेडिंग डालेंगे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर। लाइमस्टोन के बारे में कुछ बातें पहले जान लेते हैं कि लाइमस्टोन कहाँ मिलता है। असल में लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स का हिस्सा है और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। मतलब यहाँ पे कैल्शियम होगा और कार्बन होना चाहिए। लेकिन लाइमस्टोन कभी भी अकेले नहीं मिलता, लाइमस्टोन के साथ थोड़ा सा मैग्नीज मिलता है, लाइमस्टोन के साथ थोड़ा सिलिका मिलता है, लाइमस्टोन के साथ फॉस्फोरस वगैरह वगैरह जमाने भर के मेटल्स भी साथ में मिले हुए रहते हैं। लेकिन लाइमस्टोन जिन इलाकों में मिलता है, आपके सामने लेजर लाइट चल रही होगी, आप उसमें देखिए राजस्थान में आपको कंसंट्रेशन दिख रहा होगा, किसका? लाइमस्टोन का। देख पा रहे हैं राजस्थान में? ये देखिए राजस्थान में आपको पूरा कंसंट्रेशन दिख रहा होगा। उसके नीचे आएंगे तो आपको मध्य प्रदेश में भी कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा होगा। मध्य प्रदेश में चूने की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं, कटनी में है, उसके बाद सतना में है, बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको गौतम में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि कटनी और सतना में जो चूना पत्थर मिलता है वो नर्मदा नदी में नीचे दब गया, फिर वो मेटामॉर्फिक हो गया, रूपांतरित हो गया और वो जबलपुर में आके मार्बल बना, और इसलिए जबलपुर को मार्बल सिटी कहते हैं, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो। इसी प्रकार से लाइमस्टोन जो हमको देखने को मिलता है वो हमको थोड़ा सा छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में भी देखने को मिलता है, ये वाले हिस्से में। थोड़ा बहुत नीचे जो आंध्र प्रदेश का कुडप्पा वाला इलाका है, कुडप्पा हमने पढ़ा है ना, ये धारवाड़ होता है, ये कुडप्पा होता है, तो जो कुडप्पा वाला इलाका है वहां भी हमको देखने को मिलता है। तो कुल मिला के लाइमस्टोन जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में, चौथे नंबर पे छत्तीसगढ़ में। इन 4 जगहों पे हमको जो लाइमस्टोन है वो देखने को मिलता है। लाइमस्टोन का मेन यूज किस इंडस्ट्री में होता है? लाइमस्टोन का मेन इस्तेमाल होता है सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट के उद्योग में लाइमस्टोन का मुख्य इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको सीमेंट का कोई काम है तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी सीमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ भी सीमेंट इंडस्ट्री है। ये पूरा स्टार वाला इलाका जो है, स्टार वाला इलाका जो है, ये स्टार वाला इलाका जो है उड़ीसा में भी नीचे की तरफ, ये आंध्र प्रदेश में, थोड़ा बहुत कर्नाटका में, ये सब जगह लाइमस्टोन हमको बहुत सारा देखने को मिलता है। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स के पास पाया जाता है और आपको याद होगा कि विंध्या जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एक हिस्सा है। तो विंध्यन में भी हमको लाइमस्टोन देखने को मिलता है। सतपुड़ा, विंध्या, अरावली, ये 3 मुख्य इलाके हैं जहां लाइमस्टोन की रॉक्स पाई जाती हैं। विंध्या, सतपुड़ा, अरावली। समझ में आया इतना? इतना क्लियर हुआ? अब राजस्थान आप जाओगे तो राजस्थान में लाइमस्टोन उन्हीं जगहों पे मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा था, बार बार आपसे कहा था कि नाम रिपीट होते हैं, नाम रिपीट होंगे। आपको अजमेर में लाइमस्टोन देखने को मिलेगा, आपको अजमेर में लाइमस्टोन देखने को मिलेगा, आपको अलवर में लाइमस्टोन देखने को मिलेगा, आपको चित्तौड़गढ़ में लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। ये वही जगहें हैं जो कल भी देखी थी और आज भी देख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में आपको लाइमस्टोन देखने को मिलेगा, वहीं बीकानेर में, नागौर में, वही सब जगहों में। मध्य प्रदेश आओगे तो मध्य प्रदेश में आपको बैतूल में, दमोह में, कटनी में, सतना में, इन सब जगहों पे लाइमस्टोन देखने को मिलेगा। ये आपके घर के नाम है इसलिए आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेंगे कि बैतूल, कटनी, सतना। मैहर में भी है, मैहर सीमेंट फैक्ट्री, वो पहले मैहर सतना में आता था, अब मैहर को अलग कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश जाओगे, आंध्र प्रदेश में इस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट। जब हमने पढ़ा था तो हमने बताया था आपको कि यहाँ पे एक जगह का नाम कुडप्पा है, जहाँ पे पहली बार ये पत्थर ढूंढा गया, इसलिए नाम इसका कुडप्पा हो गया। उसके बाद आता है आपका गुंटूर, हमने ये भी कल पढ़ा है, हमने गुंटूर भी देखा है कल और कुडप्पा भी देखा है। तो गुंटूर, कुडप्पा, करनूल, ये सब आंध्र प्रदेश की जगहें हैं जहाँ पे हमको देखने को मिलता है। और फिर आएंगे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में आपको बिलासपुर नाम की एक जगह मिलेगी और बस्तर नाम की एक जगह मिलेगी। बिलासपुर और बस्तर, बस इन 4 राज्यों का हमको पता रहे, हमारा काम हो जाएगा। कर्नाटका के भी लिखना चाहोगे तो हम लिखवा देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो आइए लाइमस्टोन के बारे में ये जो बातें हमने पढ़ी हैं, लिखेंगे चूना पत्थर या लाइमस्टोन। मैं एक बात आपको फिर से बता दूं कि हम अभी जितना भी पढ़ रहे हैं इसका 20% भी याद रह गया तो बहुत है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे और आपको ऑप्शंस में से छांट के लगाना है, तो आसान रहेगा। जो मेंस की चीज़ होगी वो हम आपको अभी इसके बाद बताएंगे। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बेसिस पे इंडस्ट्री पढ़ी जाएंगी, ठीक है।
लिखिए लाइमस्टोन, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीज, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीज एंड अदर मेटल्स, एंड अदर मेटल्स। यह कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीज एवं अन्य धातुओं का एक संकलन है। इट इज जनरली ऑफ सेडिमेंट्री ओरिजिन, ये सामान्य तौर पे, इट इज जनरली ऑफ सेडिमेंट्री ओरिजिन, यह सामान्य तौर पे अवसादी उत्पत्ति का होता है। सेडिमेंट्री ओरिजिन, सतपुड़ा, विंध्या, अरावली, कुडप्पा, रॉक्स हैव गुड क्वांटिटी। ये चारों नाम लिखना, उसके बाद लिखना इन चट्टानों में अच्छी गुणवत्ता पाई जाती है, अच्छी मात्रा पाई जाती है, हैव गुड क्वांटिटी। इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में होता है। लिख लिया इतना। अजमेर, अलवर, अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़। एमपी में बैतूल, जबलपुर, कटनी, इसको क्या हो गया, बैतूल, सतना, ये रीवा है, उसके नीचे वाला सतना है, उसके नीचे वाला बैतूल है। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा, गुंटूर, कर्नाटका में तिरमूर, कल भी देखा था तिरमूर मैग्नीज के लिए, तिरमूर कल भी देखा था मैग्नीज के लिए। एक और देख लो, बेलगाम। कोई मुझे बता सकता है बेलगाम का क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में? ये जो बेलगाम कर्नाटका है, इसका क्या महत्व है मॉडर्न हिस्ट्री में? किसी ने पढ़ा हो खुद से? ब्रैक यहाँ पे लिख लेना। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। संधि कौन सी संधि हुई थी बेलगाम की भाई? राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। बेलगाम की कौन सी संधि हुई थी सुमित, मुझे भी बताओ बेटा। अकेले अकेले जीवन का आनंद मत लो, हम भी तो इस सच्चाई को जाने कि बेलगाम में कौन सी संधि हो रही थी। बेलगाम वो जगह है जहां पे एक कांग्रेस सेशन हुआ था
1924 में, डेट शायद आगे पीछे हो सकती है, एक कांग्रेस का सेशन हुआ था। हर साल कांग्रेस का एक सेशन होता था, जैसे लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। इस टाइप के हर साल सेशन होते थे, सम्मेलन होते थे। कांग्रेस सेशन हुआ था 1924 में, मेरे को जहाँ तक डेट याद है। और ये एकमात्र ऐसा सेशन है जिसको महात्मा गांधी ने अध्यक्षता दी थी। नहीं तो महात्मा गांधी किसी भी अन्य कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष नहीं रहे, केवल इसको छोड़ के। ये बताता है कि महात्मा गांधी को पॉलिटिक्स की बिल्कुल चिंता नहीं थी, उनको पावर चाहिए ही नहीं थी। यहाँ तक कि सीडीएस ने 2023 में एक सवाल पूछा कि वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस को आज़ादी के बाद एक सामाजिक संस्था बनने की सलाह दी थी। वो व्यक्ति और कोई नहीं, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी का मानना था कि कांग्रेस देश के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और अगर वो चुनाव में आएगी तो चुनाव में सभी वोट उसी को मिल जाएंगे, क्योंकि उसी ने देश आज़ाद करवाया। और वही हुआ भी 16-17 साल तक, कांग्रेस को ही वोट मिले क्योंकि उसने देश आज़ाद करवाया था। तो लोगों के अंदर वो था कि कांग्रेस ही सब कुछ है। और गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस को एक सामाजिक संस्था बना देना चाहिए। ये सवाल 2023 में सीडीएस के पेपर में यूपीएससी ने पूछा, और हम पता नहीं किस धुन में थे कि हम बी आर अम्बेडकर लगा के आ गए। फिर बाद में जब पेपर से बाहर निकले तो याद आया कि बी आर अम्बेडकर से बड़ा राजनीतिज्ञ तो हुआ ही नहीं इस देश में। सबसे बड़ा पॉलिटिशियन आदमी बी आर अम्बेडकर हैं। वो क्यों बोलेंगे कांग्रेस को कि आप एक सामाजिक संस्था बन जाओ? मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आया मैंने क्या सोच के वहां लगा दिया, लेकिन एग्जाम प्रेशर ऐसे ही करवाता है आपको। तो ये रहा लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन का एक जुड़वा भाई है, इस जुड़वा भाई का नाम है डोलोमाइट। लाइमस्टोन का एक जुड़वा भाई है, इस जुड़वे भाई का नाम है डोलोमाइट। डोलोमाइट भी एक प्रकार का लाइमस्टोन ही है। तो बोलो सर फिर एक साथ क्यों नहीं पढ़ा दिया? तो बेटा जब लाइमस्टोन में मैग्नीज की मात्रा, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा लाइमस्टोन के लिए कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीज होता है, ये हमने लिखा। हम आपसे कह रहे हैं कि जब किसी भी लाइमस्टोन में जब मैग्नीज की मात्रा Mg की मात्रा, Mg तो मैग्नीशियम हो जाता है, Mn मैंगनीज की मात्रा 10% से ज़्यादा और कई जगहों पे 40% से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको डोलोमाइट कह देते हैं। तो अगर आप मेरी बात मानो तो क्या ये ऐसा ही नहीं हो गया कि डोलोमाइट एक ऐसा पत्थर है जो आधा मेटल जैसा है और आधा लाइमस्टोन जैसा? ये आधा आधा नहीं हो गया क्या? बताएं मुझे। 40% इसमें मैग्नीज है, मतलब मिक्सचर टाइप की वो चीज़ हो गई। डोलोमाइट का जो यूज़ होता है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में होता है, लोहा उद्योग में होता है। लोहा उद्योग में लोहा जब होता है, हेमेटाइट की आप एक पत्थर लेके आते हो, मैंने आपको बताया था हेमेटाइट एक ऐसा पत्थर होता है जिसमें 70% या 60% लोहा रहेगा, 40% गंदगी रहती है। उस 40% गंदगी को निकालने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, लोहे को पिघलाने के लिए डोलोमाइट की ज़रूरत पड़ती है। और यह डोलोमाइट हमको वहीं मिलता है जहां हमको लाइमस्टोन मिलता है। उन्हीं जगहों पे मिलेगा डोलोमाइट भी जहां लाइमस्टोन मिलता है। ठीक है, तो डोलोमाइट के बारे में दो चार अच्छे अच्छे शब्द लिखेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइमस्टोन, यह चूना पत्थर का एक प्रकार है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइमस्टोन, यह चूना पत्थर का एक प्रकार है। विच कंटेन्स जिसके अंदर मोर देन 10% मैग्नीज, जिसके अंदर 10% से अधिक, मोर देन 10%। मैंने मैग्नीज लिखवा दिया क्या? इट इज़ नॉट मैग्नीज, पहले सही लिख रहा था फिर मैंने गलत कर दिया। इट इज़ मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम, मोर देन 10% मैग्नीशियम, जिसमें 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है। नीचे लिखना ट्रू डोलोमाइट, वास्तविक डोलोमाइट। सच्चा डोलोमाइट कौन होता है? व्हेन मैग्नीशियम इज मोर देन 40%, जब मैग्नीशियम 40% से
अधिक हो जाए, when magnesium is more than 40%। हो गया इतना? बताओ मुझे जल्दी। जी जी, मैग्नीशियम और मैग्नीज अलग अलग है। ठीक है, एक इंडिया का मैप बनाए जल्दी से। अब एक बात आप मुझे सिंपल सी बताएं, आपको मैग्नीशियम चाहिए, 40% से ज़्यादा मैग्नीशियम चाहिए, आप ओडिशा की तरफ आना चाहोगे क्योंकि ओडिशा में सारे मेटल्स मिलते हैं, झारखंड में सारे मेटल्स मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में सारे मेटल्स मिलते हैं, आप उसकी तरफ ज़्यादा आना चाहोगे क्योंकि आपको ट्रू डोलोमाइट चाहिए। तो जब हम डोलोमाइट की बात करते हैं तो एक इंडिया का मैप बनाएंगे। और डोलोमाइट में ओडिशा में 2-3 जगहों के नाम लिखेंगे, जैसे, और ये जगहें भी आपने पढ़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है। मुझे से बताते चलना, क्या आपने सुंदरगढ़ का नाम सुना है? और क्या आपने कोरापुट का नाम सुना है? इन दोनों ही जगहों के नाम हमने सुने हुए हैं। क्या आपने छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का नाम सुना है? और क्या आपने छत्तीसगढ़ में ही दुर्ग और बस्तर का नाम भी सुना है? राजस्थान में तो वही जगहें हैं जो पहले देखी थी। अलवर, उल्टा हो गया, पहले ऊपर अजमेर है, नीचे अलवर है। अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कल बताया था कॉपर के लिए झुंझुनू फेमस जगह है। ये कुछ डोलोमाइट रीजन है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बस ये याद रखो, डोलोमाइट का यूज़ क्यों होता है। इट इज़ यूज्ड इन इट इज़ यूज्ड इन आयरन इंडस्ट्री। इसका उपयोग लौह उद्योग में होता है। बाकी डोलोमाइट के बारे में कुछ याद रखने की खासा ज़रूरत नहीं है। हेडिंग डालो, एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। भारत में ऊर्जा के संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। भारत में ऊर्जा के संसाधन। मैं आपको अभी के लेटेस्ट आंकड़े दूंगा, लेकिन जब आप पेपर दोगे तो आपको अपने लेटेस्ट आंकड़े इसमें ऐड करने पड़ेंगे। समझ गए मेरी बात? कौन से आंकड़े हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। मैं अभी आपको लेटेस्ट आंकड़े दे रहा हूं। चलिए लिखिए, पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। एनर्जी इज अ प्राइम ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी इकोनॉमी। एनर्जी इज द प्राइम ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी इकोनॉमी। ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण चालक होती है। इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी देश की अगर आपको इकोनॉमी को डेवलप करना है तो आपको एनर्जी में काम करना ही पड़ेगा। फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट। मॉडर्न एनर्जी रिसोर्सेज
modern energy resources includes coal, hydro energy, etc. But some traditional sources like wood, cow dung are also used. आधुनिक ऊर्जा संसाधनों में कोयला, जल विद्युत इत्यादि आते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त पारंपरिक संसाधन जैसे लकड़ी, कंडे इत्यादि का भी प्रयोग होता है। हम कह रहे हैं कि मॉडर्न एनर्जी सोर्सेज में कोयला वगैरह लगता है, लेकिन पारंपरिक भी हमारे देश में चले आ रहे हैं बहुत समय से, जैसे आज भी कंडे में गक्कड़ भरता बनता है, आज भी लोग लकड़ियां जलाते हैं, ये भी एक तरीके से चला ही आ रहा है हमारे देश में। नेक्स्ट पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त रीन्यूएबल एनर्जी, इसके अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा एंड न्यू जनरेशन एनर्जी एंड न्यू जनरेशन एनर्जी इज ऑल्सो डेवलपिंग। इसके अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा और नई पीढ़ी की ऊर्जा का विकास हो रहा है। कौन सी है नई पीढ़ी की ऊर्जा? रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है बेटा? पता है क्या रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है ऐसी एनर्जी जिसको हम बार बार बना सकते हैं बिना किसी कोल वगैरह की मदद के, जैसे सोलार एनर्जी। एक चार्ट बना लो यहाँ पे, रिन्यूएबल, नवीकरणीय, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। इसके अलावा सोलार, विंड, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, न्यू जनरेशन एनर्जी, नई पीढ़ी की ऊर्जा, न्यू जनरेशन एनर्जी, इथेनॉल, हाइड्रोजन, वो भी कौन सा हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, न्यूक्लियर, बायोफ्यूल्स। ये नई तकनीकें हैं जो अगले कुछ सालों में आएंगी हमारे सामने, अभी भी आ रही हैं लेकिन और बेहतर तरीके से हमारे सामने ये आएंगी। आ रहा है समझ में ये? एक भी शब्द अगर आपको समझ में ना आया हो वो शब्द आप मुझसे पूछो, एक सिंगल वर्ड भी अगर समझ में ना आया हो तो रीड करो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सही, जिसका फ्री यूज हो सके। समझ में आ गया हो तो जल्दी थम्स अप दो तो हम आगे बढ़े। चलिए लिखें। अभी दो टर्म आएंगे यहाँ पे आपके सामने। एक टर्म आएगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सुना है कभी ये शब्द? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, स्थापित क्षमता, कभी नाम सुना है इसका? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या स्थापित क्षमता का नाम? इंस्टॉल्ड का मतलब होता है आप अपने मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हो ना,
कोई ऐप इंस्टॉल करते हो आप अपने मोबाइल में, तो उसी प्रकार से इंस्टॉल्ड का मतलब होता है आपने बिजली के पूरे तरीके से सेटअप करके रखे हैं, कोयले से बिजली बनाने का पूरा जो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सेटअप है आपके पास, सेटअप मतलब कहने का ये है कि आपके पास अभी कितनी एनर्जी आपसे बोला जाए तो आप उसको दे सकते हो, आपके पास कितनी अवेलेबल एनर्जी का स्टॉक है, उसको हम कहते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या स्थापित क्षमता। बात समझ में आई? हम आपसे कह रहे हैं कितनी कैपेसिटी है आपके पास अभी, तो आप बोलोगे हमारे पास इतनी इतनी कैपेसिटी है। बात समझ में आई? चलिए लिखिए अब, इसी उसी के आगे लिखना है, द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडिया, द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडिया, भारत में ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता बाय 2023, 2023 में 480, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इस आंकड़े को, 428 गीगावाट। ये लेटेस्ट आंकड़ा है, आपके समय में ये चेंज हो जाएगा क्योंकि लगातार सरकार नई एनर्जी के लिए काम कर रही है, तो और नए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आएगी। ठीक है, तो अभी कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? इट इज 428 गीगावाट। ये किसके अनुसार आंकड़े हैं? अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये आंकड़े ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार हैं, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर। आउट ऑफ विच, आउट ऑफ विच मोर देन 50%, जिसमें से 50% से अधिक, मोर देन 50% इज फ्रॉम कोल एंड नेचुरल गैस। इसमें से 50% से अधिक कोयला एवं प्राकृतिक गैस से आती है। कहने का मतलब अगर 428 गीगावाट आपकी टोटल एनर्जी है, तो 50% से ज़्यादा मतलब अराउंड 250 गीगावाट एनर्जी आज भी हम जहाँ से पैदा कर रहे हैं वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कोयले से आ रही है। मतलब ये सोलर पावर प्लांट और फलाना ढिमकाना आज भी दिखावा ही है, ज़्यादातर जो है वो आज भी किससे आ रही है? कोयले से आ रही है। आगे लिखें, 3 ऐसे लाइन लिख लें, हाइड्रो पावर कैपेसिटी, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर, विंड। अब ये एंड में मैं आपको आंकड़े दे दूंगा इसके। आगे आइए, एनर्जी में द मेन फोकस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य लक्ष्य, द मेन फोकस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य लक्ष्य इज टू प्रोवाइड 100% इलेक्ट्रिसिटी टू विलेजेस। गांव को 100% ऊर्जा देना है, 100% इलेक्ट्रिसिटी टू विलेजेस, गांव को 100% ऊर्जा देना है। फॉर एनी इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, फॉर एनी इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, टू ग्रो बाय 8%, यदि आपको 8% की दर से विकास करना है, टू ग्रो बाय 8%, एनर्जी मस्ट ग्रो
एनर्जी मस्ट ग्रो बाय 10%। अगर आपको या किसी भी अर्थव्यवस्था को यदि 8% से विकास करना है तो ऊर्जा विकास का दर 10% होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ कोल रिसोर्सेज, कोयले के संसाधन, कोल रिसोर्सेज इन इंडिया। पहली बात तो मैं आपको इतना बता दूं कि भारत में जहां जहां कोयला मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कोयला मिलता है, कौन सा कोयला मिलता है भारत में, सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना क्वालिटी का कोयला मिलता है, सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना क्वालिटी का। गोंडवाना से नीचे जो और बेकार कोयला है उसको हम तृतीय श्रेणी का कोयला कहते हैं, टर्शरी क्वालिटी का कोयला कहते हैं, मतलब थर्ड क्लास कोयला है वो, थर्ड क्लास, उसका कोई मतलब नहीं है। हमको जो कोयला हमारे देश में मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है झारखंड से, मैक्सिमम कोयला झारखंड से मिलता है। आप देख पा रहे होगे कलर के बेसिस पे कि झारखंड से मैक्सिमम कोयला हम निकालते हैं। और झारखंड में भी एक जगह है, उसका नाम है झरिया। समोसे वाले का झरिया कैसा होता है, कोयले की तरह काला हो जाता है। झरिया वो जगह है भारत में जो 90% आयरन और स्टील इंडस्ट्री को कोयला देती है, 90% आयरन और स्टील इंडस्ट्री को कोयला देती है। बात समझ में आई? 90% आयरन और स्टील इंडस्ट्री को कोयला देती है। इसके बाद आता है उड़ीसा सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी यही मिलता है कोयला बस, जहां मैं आपको यहाँ गोद के दिखा रहा हूँ, इधर ही पे मिलता है बस, सिंगरौली और सोहागपुर में। छत्तीसगढ़ में भी इसी के बाजू में यहाँ मिलता है, कोरबा नाम की एक जगह में, छत्तीसगढ़ में कोरबा नाम की एक जगह में मिलता है। जब हम झारखंड आएंगे तो हमने बताया आपको झरिया। गैंग्स ऑफ वसेपुर कितने लोगों ने देखी है यहाँ पे, किसने देखी है गैंग्स ऑफ वसेपुर? पुरानी हो गई मूवी, आप लोग की जनरेशन के पहले की मूवी है, लेकिन अगर किसी ने देखी हो तो गैंग्स ऑफ वसेपुर, वो पूरी मूवी कोयले पे बनी हुई है, पूरी मूवी कोयले पे बनी हुई है। वो कोयले की कालाबाजारी, कोयले के खदानों पे कब्जा, क्योंकि कोयला एक ऐसा रिसोर्स है जिसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ झारखंड में बहुत सारी माइंस हैं, जैसे धनबाद भी एक जगह है, उसके बाद कारापुर भी एक जगह है। एमपी में तो हमने देखा सिंगरौली एक जगह है। तो यही हमारे, और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो जगहें हमको देखने को मिलेंगी वो भी एक दो ही जगह हैं। तो आप देखोगे ये सारी जगहें एक दूसरे से लगी हुई हैं, सारी जगहें एक दूसरे से लगी हुई हैं। अब कोई आपसे बोलेगा कोयला इसके अलावा भी कहीं मिलता है, जी हाँ, कोयला उत्तराखंड में भी मिलता है, कोयला तमिलनाडु में भी मिलता है, कोयला कर्नाटका में भी मिलता है, लेकिन कौन सी क्वालिटी का? थर्ड क्लास क्वालिटी का, जिसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है। थर्ड क्लास क्वालिटी का कोयला मिलता है इन जगहों पे। तो बेस्ट क्वालिटी का कोयला कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। बात समझ में आई? बेस्ट क्वालिटी का कोयला कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। तो हेडिंग डालेंगे कोल रिसोर्सेस, कोयला संसाधन, कोल रिसोर्सेस, कोयला संसाधन। और बहुत पूछता है ये, बहुत। कोल इज indispensable, coal is indispensable to India's energy need। भारत की ऊर्जा मांग के लिए कोल या कोयला अपरिहार्य है, मतलब कोयले की जगह कोई नहीं ले सकता। कोल इज इंडिस्पेंसिबल टू इंडियाज एनर्जी नीड। क्यों है ये? मैंने अभी आपको आंकड़े बताए कि हमारे देश में 428 गीगाटन जो एनर्जी है वो किससे है? वो ओवरऑल है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, लेकिन उसका 50% से ज़्यादा कोयले की मदद से आ रहा है। तो बेटा अगर कोयले को हटा दोगे आप तो फिर कैसे करोगे? बिना एनर्जी के तो डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। इंडिया हैज़, भारत में 300 बिलियन टन कोयला संसाधन है। इंडिया हैज़ 300 बिलियन टन कोल रिसोर्सेज, 300 बिलियन टन कोल रिसोर्सेज। भारत में 300 बिलियन टन कोयला संसाधन है, विच कैन फुलफिल नीड्स अप टू 300 ईयर, जो अगले 300 साल तक हमारी मांग पूरी करेंगे। विच कैन फुलफिल नीड अप टू 300 ईयर्स, जो 300 साल तक हमारी मांग पूरी करेंगे।
इंडियाज कोल, भारत का कोयला, इज ऑफ गोंडवाना पीरियड, भारत का कोयला गोंडवाना समय काल का है। एंड इज फॉर्म्ड, एवं इसका निर्माण, ड्यू टू दामोदर रिफ्टिंग। कितने लोगों को दामोदर रिफ्टिंग के बारे में नहीं पता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भारत का कोल गोंडवाना समय काल का है और इसका निर्माण दामोदर भ्रंश के कारण हुआ है। कितने लोगों को दामोदर रिफ्ट के बारे में नहीं पता है, मुझे एक बार थम्स अप दे दो। इसका मतलब सभी को पता है। इसका मतलब दामोदर रिफ्ट के बारे में सभी को पता है। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक दामोदर रिफ्ट बनी थी। जब हमारा इंडिया टकराया था तो यहाँ से मेघालय का एक टुकड़ा टूट के यहाँ लग गया था और बीच में एक भ्रंश घाटी बन गई थी जिसको हम दामोदर रिफ्ट या मालदा गैप भी कहते हैं। अब इस मालदा गैप में कोयला कैसे बनता है, पहले ये समझिए। कोयला कैसे बनता है? कोयला बनता है कुछ इस तरीके से। सपोज करें ये कोई जंगल था, पेड़ थे, किसी कारण से XYZ कोई भी कारण से ये जमीन टूट गई, क्रैक हो गई, और इस जमीन के क्रैक होने के कारण ये पूरे के पूरे पेड़ एक खाई में गिर गए। तो अब कुछ ऐसा होगा ना, ये एक रिफ्ट वैली बन गई है, पूरे के पूरा जंगल जो था, पेड़ जो था, वो यहाँ नीचे आ गया। बाद में नदियों ने, गंगा यमुना, इन लोगों ने मिलके ये ऊपर से पूरा इस जो रिफ्ट वैली बनी थी दामोदर में उसको भर दिया। ये जो नीचे पेड़ बचे हुए थे ये कोयला बन गए। कोयला कैसे बना समझ में आया? कोयले का फॉर्मेशन कैसे हुआ समझ में आया? ठीक। इंडिया ऑल्सो हैज, इंडिया ऑल्सो हैज, भारत में इंडिया ऑल्सो हैज टर्शरी कोल, इंडिया ऑल्सो हैज टर्शरी कोल इन तमिलनाडु एंड नॉर्थ इंडिया। भारत में तृतीय काल का कोयला भी पाया जाता है तमिलनाडु और उत्तरी भारत में एंड नॉर्थ इंडिया। टाइप्स ऑफ कोल्स, टाइप्स ऑफ कोल, कोयले के प्रकार। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट कोयला, बेस्ट कोल, 95% कार्बन, सबसे उत्तम गुणवत्ता का कोयला है। हाँ, तो हम क्या लिख रहे थे? एंथ्रेसाइट, पहला हमने लिखा था एंथ्रेसाइट, और एंथ्रेसाइट के बारे में हमने आपको बताया। असल में कोयला कैसा है, ये एकदम डार्क कलर का कोयला होता है और इसमें 95% कार्बन ही कार्बन होता है और केवल 5% मॉइस्चर होता है, केवल 5% नमी होती है। तो ये बढ़िया जलता होगा कि गड़बड़ जलता होगा, बताओ मुझे। अच्छा जलता होगा कि बुरा जलता होगा? एंथ्रेसाइट नाम का ये जो कोयला है इसमें 95% कार्बन, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जलता है। ये बेस्ट क्वालिटी का कोयला है, बेस्ट। लेकिन ये भारत में बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत कम। दूसरे नंबर का कोयला होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला। ये भारत में पाया जाता है और अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। भारत का 98% कोयला बिटुमिनस क्वालिटी का है। 98% ऑफ कोल इन इंडिया, भारत का 98% कोयला बिटुमिनस गुणवत्ता का है, इज ऑफ बिटुमिनस क्वालिटी, इज ऑफ बिटुमिनस क्वालिटी। लेकिन बिटुमिनस क्वालिटी के कोयले में एक प्रॉब्लम होती है, 60 to 80% कार्बन होता है
60 से 80% कार्बन होता है और 20% नमी होती है, मॉइस्चर होता है। और अगर नमी वाली चीज़ को जलाओगे तो वो धुआं ज़्यादा छोड़ता है, स्मोक ज़्यादा छोड़ता है और तुरंत जल जाता है ये कोयला, और उसके बाद ये डस्ट बना लेता है, रेत बना लेता है, धूल जैसा हो जाता है एकदम। तो ये एक बड़ी समस्या है भारत के कोयले के साथ, स्मोक और डस्ट की। जब हम कोल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम देखेंगे तब लिखवाएंगे आपको ये सब। ठीक है। तीसरे प्रकार का कोयला होता है, थर्ड प्रकार का कोयला होता है लिग्नाइट। ये लिग्नाइट कोयला, जिसको मैंने आपको बताया तमिलनाडु में पाया जाता है, तमिलनाडु में एक बहुत फेमस जगह है, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है ये कि लिग्नाइट कोल कहाँ मिलता है भारत में सबसे ज़्यादा, तो उसका जवाब था नईवेली, तमिलनाडु। हाँ, मैं जानता हूँ आप लोग ने अभी तक जीवन में केवल एक ही वेली सुना है, एनिमल को प्यार करने वाले अर्जन वेली वाला गाना सुन सुन के बोलते रहते हैं अर्जन वेली अर्जन वेली, लेकिन इससे पेपर नहीं निकलेगा। पेपर के लिए ये आपको चाहिए, नईवेली तमिलनाडु। नईवेली तमिलनाडु में भारत का लार्जेस्ट थर्ड क्वालिटी कोयला मिलता है। थर्ड क्वालिटी कोयला मतलब लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि केवल 40 से 60% ही कार्बन है इसमें, और इसीलिए इसको ब्राउन कोयला भी कहते हैं, ब्राउन कोल कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन कोल। भूरा कोयला कहते हैं इसको, ब्राउन कोल कहा जाता है। और चौथा है पीट। पीट असल में कोयला बना ही नहीं है अभी, इसमें क्या ज़्यादा होता होगा, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, सबसे अधिक नमी का प्रतिशत होता है इसमें, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। लोएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट क्वालिटी। ठीक है, तो ये कोल के प्रकार हो गए 4। आज का लास्ट टॉपिक, कोल इन इंडिया। भारत में कोयला, कोल इन इंडिया, भारत में कोयला। इंडिया हैज बिटुमिनस कोल, इंडिया हैज बिटुमिनस कोल। भारत में बिटुमिनस कोयला है ऑफ गोंडवाना पीरियड, ऑफ गोंडवाना पीरियड, जो गोंडवाना काल का है। स्प्रेड, फैलाव, झारखंड, झरिया, धनबाद, झरिया, धनबाद, करणपुरा, झारखंड की जगहों के नाम है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में रानीगंज, रानीगंज, आसनसोल, ये सारी जगहों पे इंडस्ट्री होगी, सारी जगहों पे। दुर्गापुर, दुर्गापुर। अगर आप वेस्ट बंगाल के नाम ध्यान से देखो तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, वो एक लेडीज़ हैं। अब वेस्ट बंगाल में जितने भी कोयले की जगहों के नाम देखोगे उसमें आपको देखो रानी दुर्गा, वो आसन पे बैठी है। ज़्यादातर नाम आपको लेडीज़ों से संबंधित देखने को मिलेंगे। फिर आ जाइए उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा में तालचेर और महानदी कोलफील्ड्स, तालचेर और महानदी कोलफील्ड। फिर छत्तीसगढ़, फेमस जगह है छत्तीसगढ़। हमारे मामा जी वहाँ से, मामा जी नहीं, हमारे दूसरे नाना जी, मतलब नाना जी के भाई वहाँ से हैं, कोरबा। फिर मध्य प्रदेश, यहाँ हमारे मौसा जी रहते हैं,
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं वो कोल माइंस में, इसीलिए हमको पता है सिंगरौली, सुहागपुर, सिंगरौली और सुहागपुर। यहाँ एमपी में पेंच घाटी में भी, जो पेंच वैली है, वहाँ भी हमको देखने को मिलता है कोयला। तमिलनाडु में मैंने आपको बताया था जगह का नाम नई वेल्ली। कौन सा कोयला है? लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोल है। इसको जल्दी से ड्रॉ करेंगे। कोयला खत्म नहीं होगा आज। कोयले के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखो मुझे पता है मेंस में क्या पूछता है, तो कोल के साथ जो जो प्रॉब्लम्स हैं, इंडियन कोल के साथ क्या सॉल्यूशंस हैं एनर्जी सेक्टर की, वो हम कल करेंगे। तो कल की क्लास मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्या हो रहा है मैप को यार? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर झारखंड है। झारखंड में ऊपर की तरफ बनानी है सारी माइंस, ठीक है। यहाँ लाइन से झरिया, करणपुरा, झरिया, करणपुरा, वेस्ट बंगाल में आओ, रानीगंज, उसके जस्ट नीचे आसनसोल, फिर उड़ीसा में तालचेर, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में बोकारो, और लिग्नाइट कोयले के लिए नई वेल्ली, तमिलनाडु। ये मैप बना लें जल्दी से। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर झारखंड, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। अब कल हम कोल इंडस्ट्री के साथ जुड़े, अभी सिर्फ सुन लो, भगने की मत मचाना एकदम से, सिर्फ सुन लो कल हमको क्या पढ़ना है। कल हम देखेंगे कि भारत में कोल उद्योग के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 2021-22 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा कि क्या भारत में कोयले की शॉर्टेज हो रही है, मेंस में क्या भारत में कोयले की शॉर्टेज हो रही है? अगर हाँ और अगर ना एनालाइज करना था। फिर उसी के आगे दूसरा पार्ट था कि इससे निजात पाने का क्या तरीके हो सकते हैं, इनसे हम सुधार कैसे पा सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स हैं कोयले के साथ, जैसे हम कल इसको डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम है इन्फीरियर क्वालिटी का कोयला है वो, एंथ्रासाइट क्वालिटी का तो है नहीं, सेकंड क्वालिटी का कोयला है हमारे पास, तो इन्फीरियर क्वालिटी है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरी क्या होती है? कैलोरी, कैलोरी होती है आपकी हीट की या एनर्जी की यूनिट होती है। आपने कितनी कैलोरीज खाई, कितनी कैलोरीज कंज्यूम करी, ये सारी चीज़ें। तो लो कैलोरीफिक वैल्यू है, ज़्यादा तेजी से जलता नहीं है, बिल्कुल ऊर्जा की मात्रा होती है। बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जो अशुद्धियाँ हैं भारत के कोयले में, ठीक है। भारत का कोयला कम गहराई पे पाया जाता है, इसीलिए भारत के कोयले में स्मगलिंग बहुत होती है। स्मगलिंग का मतलब है कि हमारे कोयले को तस्करी कर दिया जाता है, ब्लैक मार्केटिंग में बेच दिया जाता है, जिसको हम खनन या माफिया कहते हैं, वो हमारे कोयले वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। कोयला निकालने के लिए आज भी हमारे यहाँ बहुत पुरानी माइनिंग टेक्निक्स का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको क्लास, जब पहली क्लास थी उसमें बताया था कि एक माइनिंग टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं वो टनल वाली माइनिंग। ड्रिलिंग का नाम बताया था मैंने आपको, याद है? रेट होल माइनिंग, टनल माइनिंग, ये बहुत पुरानी तकनीकें हैं, लोग बहुत आगे निकल चुके हैं इनसे। ये हमारे यहाँ की बहुत पुरानी तकनीकें हैं, पुरानी तकनीकों से आज भी किया जाता है। हमारे यहाँ के कोयले में राख की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप 1 किलो कोयला जलाओगे तो उसमें आधा किलो तो राख निकल जाती है। बड़ी समस्या है, क्योंकि राख से बाद में पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन पे यूपीएससी 2 बार सवाल पूछ चुका है कि कोयला जलाने से कौन कौन सा पॉल्यूशन होता है, तो ये भी हमको कल देखना है। हमारे यहाँ लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है, हमारे यहाँ लेबर कुल्हाड़ी और हथौड़े से, छेनी हथौड़े से कोयला निकाल रही है। अमेरिका में उनके पास वो ड्रिल वाली मशीन है, आपने देखी होगी, वो एकदम से दीवार में दन 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 एकदम से अंदर चली जाती है और एक बार में कोयला भर जाता है। हमारे यहाँ कुल्हाड़ी से कोयला खोद रहे हैं, सिर पे रख रहे हैं तसले में, फिर बाहर आके कोयला निकाल रहे हैं।
ये एक दिन में हद से हद 50 किलो कोयला निकाल पाते हैं। अमेरिका एक दिन में 800 किलो कोयला निकाल देता है, 800 किलो। तो आप समझ सकते हो वहां की क्वालिटी और हमारे यहाँ की क्वालिटी क्या है। कोयले में जो खदानें होती हैं वहां पे कई बार आग लग जाती है। मैंने बताया था, ये भी एग्जांपल दिया था कि कोयले की खदानों में आग लग जाती है जिससे लोग मर जाते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है कोयले के इंडस्ट्री के साथ। उसके बाद इन्वायरमेंट की समस्या तो है ही है कि कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कोयले के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी चीज़ें हैं, बेकार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा प्रॉब्लम है भारत में कोयले के साथ, क्योंकि रोड वगैरह प्रॉपर नहीं है कोयले के लिए। और यही सारी समस्याओं को हमको कल देखना है कि भारत में कोयले के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, आसान है ये कोयले की प्रॉब्लम्स। कोयले की प्रॉब्लम्स के बाद हम चलेंगे सीधे ऑयल रिसोर्सेज पे, तेल संसाधनों पे, और उसके बाद हम इंडस्ट्रीज शुरू करेंगे परसों से। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। गुड नाइट।